नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो है दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के संबंध में बात करता है। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इसके अध्याय 2 की धारा 6 से धारा 12 तक कवर किया था। इस वीडियो में हम इसकी अगली धाराओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है, इसमें है धारा 13। धारा 13 में न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना यानी सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। तो बीएनएसएस की धारा 13 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होने के संबंध में बात की गई है। यानी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनके अधीनस्थ होने के संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, इसमें है प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM के अधीनस्थ होगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है दोस्तों, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जिसे CJM बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ये होता है सेशन न्यायाधीश। जो सेशन जज होता है, ये इसके अधीन होता है। ठीक है, और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जो अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वे सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन होते हुए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो CJM है, इसके अधीन होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम्स में यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन जाएंगे। बताइए, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो किसके अधीनस्थ होता है? वो होता है सेशन न्यायाधीश के यानी सेशन जज के। जो CJM है वो सेशन जज के अधीनस्थ होगा और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो जिन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, ये CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता के से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो CJM है यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वे समय समय पर जो है, जो इसके अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट है, अभी जैसे हमने ऊपर देखा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वे CJM के अधीनस्थ होंगे। तो ये जो CJM है, ये समय समय पर ये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जिन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, इनके बीच जो कार्य का वितरण है, इसके बारे में इस संहिता यानी BNSS संगत नियम बना सकेगा और विशेष आदेश इन्हें दे सकेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ हो गए, इस संबंध में बात की गई है धारा 13 में। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 14। धारा 14 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के संबंध में बात की गई है। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के संबंध में बात करती है। इसमें बताया गया है, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने की वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वे प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना कि उसे उचित लगे, जितना वो सही समझे, उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पे जो है नियुक्त कर सकेगी, वहाँ पे अपॉइंट कर सकेगी और उनमें से एक को वह जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी यानी DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे नियुक्त करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वह किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जैसा हमने अभी ऊपर देखा था, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, इसको वह अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल DM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको अपॉइंट कर सकेगी और जो ऐसा मजिस्ट्रेट है उसको इस संहिता यानी BNSS के अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन। दोस्तों, मैंने इस लाइन का मतलब आपको पहले भी बताया था। तत्समय का मतलब होता है उस समय लागू, उस समय प्रवर्त का मतलब होता है लागू। तो उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन यानी उस समय लागू किसी कानून के अधीन जो जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां होंगी जिसे
राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। ठीक है, तो इसमें जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जब उसको अपर जिला मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा तो जो ऐसा मजिस्ट्रेट है इसको बीएनएसएस के अधीन या जो उस समय लागू जो विधि है, जो उस समय लागू कानून है, उसके अधीन जो जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी वो इसे मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसा जो अधिकारी है वो राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक करेगा, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और अधिरोपित की जाए। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जब कभी भी किसी जिला मजिस्ट्रेट यानी किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद जो है खाली रहेगा, उसके बाद जो कोई अधिकारी उस जिले का जो कार्यपालक प्रशासन है उसके लिए जो अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसा जो अधिकारी है वो राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक करेगा, क्या करेगा, आदेश दिए जाने तक उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कि इस संहिता यानी जो बीएनएसएस द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रदत्त है और अधिरोपित है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट है इसमें राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकेगी और उसको भार साधन से मुक्त कर सकेगी तथा इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो राज्य सरकार है वह आवश्यकता के अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकेगी और उसको भार साधन से मुक्त कर सकेगी तथा इस प्रकार जो किसी उपखंड का जो भार साधक बनाया जाएगा वह कहलाएगा उपखंड मजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो उपखंड को बोलते हैं दोस्तों सब डिवीजन, तो वो कहलाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट है इसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेंगी। ठीक है, तो जो राज्य सरकार है वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा या ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो कि वह अधिरोपित करना ठीक समझे, जैसा कि उसे लगे कि यह सही है, तो वह उपधारा 4 के अधीन, जैसा हमने अभी उपधारा 4 देखी ऊपर, इसके अधीन जो अपनी शक्तियां हैं वे जिला मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इसको प्रत्यायोजित कर सकेंगी यानी डेलीगेटिंग इट्स पावर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदान करने से राज्य सरकार को निवारित नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जो ये धारा 14 है, जो हम ये धारा 14 पढ़ रहे हैं, इस धारा की कोई भी बात तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन यानी उस समय लागू किसी कानून के अधीन जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसकी सभी शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदान करने से राज्य सरकार को निवारित नहीं करेगी यानी राज्य सरकार को नहीं रोकेगी, राज्य सरकार को नहीं रोकेगी। जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं या उनमें से कोई भी शक्ति जो पुलिस आयुक्त को प्रदान करने से राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट को निवारित नहीं करेगी यानी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं रोकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 15, बीएनएसएस की धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के संबंध में बात करती है। तो बीएनएसएस की धारा 15 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के संबंध में बात करती है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों के पालन के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करे। तो जो राज्य सरकार है उसको यह अधिकार है कि वो जो है विशिष्ट क्षेत्रों के लिए, जो विशिष्ट क्षेत्र है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, उनके लिए या किसी विशेष कृत्यों के पालन के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त करे। ठीक है, इसमें बोला गया है आगे, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जो है किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट
या ऐसे पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकती है जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या उसके समतुल्य हो। तो ये जो उद्देश्य है, जो राज्य सरकार का उद्देश्य है, इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार जो है किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकती है जो पुलिस अधीक्षक जो है, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, यानी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो रैंक है उससे नीचे का ना हो या उसके समतुल्य या उसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाता है। तो जो इस प्रकार जो नियुक्त व्यक्ति होगा, जिसे इस प्रकार से अपॉइंट किया जाएगा, उसे कहेंगे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, इनकी नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए होती है, जो अवधि राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करती है। तो जो इन्हें राज्य सरकार जो है इन्हें नियुक्त कर रही है, जो इनकी अवधि है वो राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करती है। ठीक है, नियुक्ति के साथ साथ राज्य सरकार इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मिलने वाली शक्तियों में से उचित समझी गई शक्तियां इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान करती है। तो जो नियुक्ति के साथ साथ जो है, जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस के अधीन जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो इन्हें मिलने वाली शक्तियां हैं, इनमें से जो उचित लगे स्टेट गवर्नमेंट को, तो वह जो है इन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, इनको प्रदान करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है धारा 15। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, मैंने आपको ये पॉइंट्स में तोड़ के बताया है पूरा, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। जैसे जो राज्य सरकार है उसको ये अधिकार है कि वो विशेष क्षेत्रों के लिए, किसी पर्टिकुलर एरियाज के लिए या विशेष कृत्यों के पालन के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त करे, अपॉइंट करेगी। और ये जो उद्देश्य है, इसको पूरा करने के लिए जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकती है जो कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो रैंक है उससे नीचे का नहीं होना चाहिए या उसके समतुल्य हो, यानी उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जो नियुक्ति है, इस प्रकार का जो नियुक्त व्यक्ति है वह कहलाएगा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, और जो इनकी नियुक्ति है वो निर्धारित अवधि के लिए होती है, यानी जो अवधि राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार तय करती है, यानी जो इनकी नियुक्ति है वह कितने समय के लिए है, ये राज्य सरकार तय करती है अपनी आवश्यकता के अनुसार कि उन्हें कितने समय तक अपॉइंट रखना है वहाँ पे। ठीक है, और इसमें नियुक्ति के साथ साथ जब इनके नियुक्त करेगी राज्य सरकार इन्हें इनके अपॉइंटमेंट के टाइम, तो इस संहिता के अधीन जो बीएनएसएस के अधीन जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है यानी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो इसको मिलने वाली शक्तियां हैं, तो उनमें से उचित समझी गई शक्तियां जो है इन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान करती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहते हैं इन्हें प्रदान करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी धारा 15, बीएनएसएस की धारा 15, जिसमें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के संबंध में बात की गई है, इसके संबंध में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 16। धारा 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता यानी लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनकी स्थानीय अधिकारिता यानी इनका जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, इनके संबंध में बात करती है बीएनएसएस की धारा 16। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनका जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, इसके संबंध में बताया गया है बीएनएसएस की धारा 16 में। इसमें बोला गया है, इसमें दिया गया है दोस्तों, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा जिनके भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें विनिहित की जाए। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा, यानी जो उनकी सीमाएं हैं, जो उनकी लिमिट्स है, उनको डिफाइन कर सकेगा कि ये कहाँ तक है। ठीक है, तो जिनके भीतर जो है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो कि इस संहिता के अधीन उनमें विनिहित की जाए, यानी कि जो कि इस संहिता यानी जो बीएनएसएस के अधीन उसमें सौंपी जाए या उसमें
दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार सर्वत्र जिले में होगा। ठीक है, तो ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा कि ऊपर बताया गया है, जैसा उपबंधित है उसे छोड़ के उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जो है जिले में सर्वत्र होगा, यानी जिले में सब जगह होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी धारा 16 जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता यानी जो उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन के संबंध में बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 17। धारा 17 में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो बीएनएसएस की धारा 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थ होने के संबंध में बात करती है, यानी सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इनके अधीनस्थ होने के संबंध में बात करती है धारा 17। इसमें दिया गया है सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और किसी उपखंड में शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं वे जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, और किसी उपखंड में शक्तियों का प्रयोग करने वाला जो प्रत्येक कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है किसी भी डिवीजन सब डिवीजन में जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने वाला जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है यानी उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न उपखंड मजिस्ट्रेट को छोड़ के जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए वह उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा। ठीक है, तो इसमें यह बोल रहा है दोस्तों जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वे जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ तो होंगे ही, और वे जो यदि किसी उपखंड में किसी सब डिवीजन में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने वाला जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा और जो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो किसी उपखंड यानी सब डिवीजन में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वहां पे कार्यरत है, तो वह भी जो है उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा, यानी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है वह उसके भी अधीनस्थ होगा। ठीक है, दूसरा है इसमें दोस्तों नेक्स्ट है इसमें दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण या आवंटन के बारे में इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। तो जो जिला मजिस्ट्रेट है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो टाइम पर जो है समय समय पर जो उसके अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं जो भी उसके अधीन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके बीच जो कार्य का वितरण है जो आवंटन है उसके बारे में इस संहिता यानी बीएनएसएस से संगत नियम बना सकेगा और या उन्हें विशेष आदेश जो है दे सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, यानी जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके अधीनस्थ होने के संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, और जो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसा है जो उपखंड में कार्यरत है जो उपखंड में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वह जो उपखंड मजिस्ट्रेट है जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है वहां पे उसका भी अधीनस्थ होगा ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और इसमें जो जिला मजिस्ट्रेट है वो टाइम पर जो है अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके बीच जो कार्य का वितरण है जो आवंटन है उसे जो है बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जो है ऐसे नियम बना सकेगा या उन्हें विशेष आदेश दे सकेगा इस संहिता के अनुसार यानी बीएनएसएस के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है धारा 18। धारा 18 लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के संबंध में बात करती है। तो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को बताती है। इसमें बताया गया है प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार की ओर से ऐसे न्यायालय में किसी अभियोजन अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है प्रत्येक जो उच्च न्यायालय है जो हाई कोर्ट है उसके लिए केंद्र सरकार
या जो राज्य सरकार है उस उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद यानी कंसल्टेशन के बाद या स्थिति के अनुसार केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से जो है ऐसे न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए जो है एक लोक अभियोजक यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसी का पॉइंट है, परंतु राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में केंद्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद इस उपधारा के परियोजनों के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी। ठीक है। तो इसमें बोला गया है जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली है इसके संबंध में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह दिल्ली हाई कोर्ट से परामर्श के बाद यानी दिल्ली हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद जो है इस उपधारा के परियोजनों के लिए वहाँ पे लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अपर लोक अभियोजक यानी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इनकी नियुक्ति करेगी यानी इनको अपॉइंट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले का संचालन करने के परियोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। तो जो केंद्रीय सरकार है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये किसी जिले या किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले का जो संचालन है उसे करने के लिए उसके परियोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इनको अपॉइंट कर सकेगी। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी। तो जो राज्य सरकार है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक जिले के लिए एक लोक अभियोजक यानी हर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक यानी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इनको भी नियुक्त कर सकेगी। परंतु एक जिले के लिए नियुक्त किया गया लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है। तो इसमें बोला गया है दोस्तों यदि कोई एक जिले के लिए नियुक्त किया गया कोई भी जो लोक अभियोजक है या अपर लोक अभियोजक है वह जो है किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति यानी स्थिति के अनुसार लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक वहां पे नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य है। तो इसमें बोला गया है जो जिला मजिस्ट्रेट है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वह सेशन न्यायाधीश यानी जो सेशन जज है इससे परामर्श के बाद इससे कंसल्ट करने के बाद ऐसे व्यक्तियों के नामों का जो है एक पैनल तैयार करेगा एक ऐसे व्यक्ति के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में जो उसे लगे कि जो उस जिले के लिए लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए जाने के योग्य है कैपेबल है। ठीक है। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम धारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। तो इसमें बोला गया है कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नहीं नियुक्त किया जाएगा जब तक कि उसका नाम जो है उपधारा 4 जो हमने अभी दोस्तों उपधारा 4 देखी जिसमें एक पैनल बनाने के संबंध में बात की गई है। तो उसमें जो है यदि उसका नाम नहीं है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनलों में यदि उसका नाम नहीं है तब तक जो है उसे ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है वहां राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।
तो इसमें बोला गया जो उपधारा 5 है, जैसे हमने अभी ऊपर उपधारा 5 देखी, उसमें बोला गया है कि उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में किसी स्टेट में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है, वहां राज्य सरकार जो है ऐसा काडर गठित करने वाले जो व्यक्ति है उनमें से ही जो लोक अभियोजक है, जो जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको अपॉइंट करेगी, उनको नियुक्त करेगी। ठीक है, तो जो उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी भी राज्य में जो अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है, जो उनका काडर है उस राज्य में अभियोजन अधिकारियों का, वहां जो राज्य सरकार है वो ऐसे काडर गठित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें से ही किसी को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। परंतु जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां वह सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, तो यह बोल रहा है कि जो राज्य सरकार है यदि उसकी राय में ऐसे काडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वह जो है वह सरकार जो है उपधारा 4 के अधीन जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किया गया जो पैनल है, तो उसमें से यथास्थिति यानी स्थिति के अनुसार कोई लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी को नियुक्त करेगी, किसी को अपॉइंट कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, आपके यदि ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो एग्जाम्स में यहीं से प्री में क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट, और मेंस के लिए भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें स्पष्टीकरण दिया है, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर से अभियोजन अधिकारियों का वह काडर अभिप्रेत है जिसमें लोक अभियोजक का पद जो है चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो सम्मिलित है, और जिसमें सहायक लोक अभियोजक की चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो प्रोन्नति के लिए उपबंध किया गया है। तो इसमें बोला गया है अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर से वह मतलब है कि जिसमें लोक अभियोजक का पद चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो उसमें सम्मिलित है, और जिसमें सहायक लोक अभियोजक चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो उसकी प्रोन्नति के लिए इसमें उपबंध किया गया है। ठीक है, अभियोजन अधिकारी से इस संहिता के अधीन लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। तो जो अभियोजन अधिकारी है इस संहिता के अधीन जो अभियोजन अधिकारी है उसका मतलब है लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक या जो अपर लोक अभियोजक जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या जो सहायक लोक अभियोजक है, इसके कृत्यों का पालन करने के लिए जो नियुक्त किया गया व्यक्ति है वही है चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। ठीक है, ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है कोई व्यक्ति उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो इसमें उपधारा बताई है, धारा 18 की जो उपधारा बताई गई है, उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 6 के अधीन जो लोक अभियोजक है या जो अपर लोक अभियोजक है इसके नियुक्त किए जाने का जो है तभी वह नियुक्त किया जा सकेगा जबकि वह कम से कम 7 वर्ष तक यानी 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट है केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामले में प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक की विधि व्यवसाय करता रहा हो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। तो जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और या जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को जो अधिवक्ता के रूप में, जिसने एडवोकेट के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया है, कम से कम जो 10 वर्ष तक जिसने एडवोकेट के रूप में विधि व्यवसाय किया है, तो उसे जो है विशेष लोक अभियोजक वह नियुक्त कर सकेगी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। यानी जो न्यायालय है वह इस उपधारा के अधीन जो पीड़ित व्यक्ति है वह अभियोजन के लिए, अभियोजन की सहायता करने के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए
अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। दोस्तों आप इसमें एक चीज समझिए, अभियोजक, अभियोजक का मतलब होता है जो सरकार की ओर से केस लड़ता है कोर्ट में, वह होगा अभियोजक। और अभियोजन क्या होता है? अभियोजन क्या होता है? अभियोजन ऐसा होता है, मान लो किसी ने अपराध किया तो, और उस पर किसी ने अपराध किया जो अपराधी व्यक्ति है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कोर्ट में जो प्रक्रिया चलाती है, उस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अभियोजन। और जो सरकार की ओर से जो वकील रहता है उसे कहते हैं अभियोजक, प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन अभियोजन जो पूरी प्रक्रिया है वह, और प्रोसिक्यूटर जो वकील है जो सरकार की ओर से सबूत पेश कर रहा है और जो उस आरोपी का आरोप सिद्ध कर रहा है और सरकार की ओर से जो कोर्ट में आरोप सिद्ध करने के लिए लड़ता है, ठीक है, वह है अभियोजक। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें उपधारा 7 और उपधारा 8 के प्रयोजनों के लिए वह अवधि जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है, या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवा की है, चाहे इस संहिता के प्रारंभ से पहले या पश्चात, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है जो उपधारा 7 है, जो उपधारा 8 है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, उनके प्रयोजनों के लिए वह अवधि जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है, या लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक या अन्य लोक अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे वह किसी भी नाम से हो, उसने सेवा करी है, चाहे वह इस संहिता के प्रारंभ के पहले या पश्चात हो। यानी जो ये बीएनएसएस है, चाहे वो इसके पहले हो या बाद में हो, तो उसमें यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में जो है विधि व्यवसाय किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी धारा 18। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है धारा 19। धारा 19 में सहायक लोक अभियोजक यानी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के संबंध में बात की गई है। तो बीएनएसएस की धारा 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संबंध में बात करती है। इसमें बताया गया है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रत्येक जिले में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में, जो भी मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं उसमें अभियोजन का संचालन, यानी जो प्रोसिक्यूशन है, जैसा दोस्तों मैंने आपको अभी ऊपर बताया, अभियोजन का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिस पे आरोप लगाओ और जिसे राज्य जो है कोर्ट में जिसके खिलाफ कार्रवाई करता है न्यायालय में, तो उस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रोसिक्यूशन। और जो सरकार की ओर से जो वकील लड़ता है, जो उस आरोप को सिद्ध करता है, जो गवाहों के बयान लेता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूटर, अभियोजक और अभियोजन। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हैं उसमें अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक जो है वहां पे अपॉइंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी मामले या मामलों के वर्ग के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, वो जो मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में किसी मामले में या किसी मामलों के वर्ग के संचालन के प्रयोजनों के लिए वहां पे एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक जो है नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें उपधारा 1 और उपधारा 2 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां जो है जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, जो अभी हमने ऊपर उपधारा 1 देखी और उपधारा 2 देखी, जो इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी जो उपधारा 1 और उपधारा 2 में उपबंध बताए गए हैं, इन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां कोई सहायक लोक अभियोजक
किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी जो सहायक लोक अभियोजक है वह किसी विशिष्ट मामले के लिए, किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ जो है जिला मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह राज्य सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको 14 दिन की सूचना देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक जो है नियुक्त कर सकता है। ठीक है। और इसमें बोला गया है परंतु कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कोई भी पुलिस अधिकारी जो है सहायक लोक अभियोजक जो है उसके रूप में नियुक्त किए जाने के लिए वह पात्र नहीं होगा यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके संबंध में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है। यानी यदि उस पुलिस अधिकारी ने उस अपराध के अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन, यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में यानी उसके इन्वेस्टिगेशन में कोई भाग लिया है जिसके संबंध में जो अभियुक्त है, जिस पे आरोप लगा है, जिस व्यक्ति पे जो अभियुक्त है उसे अभियोजित किया जा रहा है, तो ऐसे पुलिस वाले को जो है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। और यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो, यानी यदि वह निरीक्षक से नीचे पंक्ति का हो, यानी इंस्पेक्टर से जो रैंक है इंस्पेक्टर की उससे नीचे का हो, तो इस मामले में भी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें धारा 20 में बताया गया है अभियोजन निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो अभियोजन निदेशालय को BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20 में इसके संबंध में बात की गई है। अभियोजन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें बोला गया है राज्य सरकार राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उपनिदेशक होंगे जैसा वह ठीक समझे, और प्रत्येक जिले के जिला अभियोजन निदेशालय में उतने अभियोजन उपनिदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक होंगे जैसा वह ठीक समझे। तो राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी जिसमें कि एक अभियोजन निदेशक रहेगा और उतने अभियोजन उपनिदेशक होंगे जैसा कि उसे ठीक समझे, जैसा उसको ठीक लगे। और प्रत्येक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक जिले का जिला अभियोजन निदेशालय में उतने, और जो जिले के जिला अभियोजन निदेशालय हैं उसमें उतने अभियोजन उपनिदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक होंगे जैसा वह ठीक समझे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या अभियोजन उपनिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 15 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो या सेशन न्यायाधीश है या रहा है। ठीक है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अभियोजन निदेशक या अभियोजन उपनिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, वह तभी नियुक्त किया जाएगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 15 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो। यदि वह व्यक्ति 15 साल तक अधिवक्ता के रूप में यानी एडवोकेट के रूप में व्यवसाय में रहा हो या सेशन न्यायाधीश है या रहा है। ठीक है। दूसरा है इसी में अभियोजन सहायक निदेशक के रूप में, दोस्तों एक कॉमा नहीं है यहाँ पे, अभियोजन सहायक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो। ठीक है। तो जो अभियोजन सहायक निदेशक के रूप में कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, वह तभी नियुक्त किया जाएगा यदि उसने अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 साल तक व्यवसाय में रहा हो और या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो अभियोजन निदेशक, अभियोजन उपनिदेशक के रूप में जो से नियुक्त होना है उसके लिए अधिवक्ता के रूप में कम से कम 15 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हुआ और सेशन न्यायाधीश हो या रहा हो। और अभियोजन सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 साल तक व्यवसाय में रहा हो या वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। ठीक है। तो जो अभियोजन निदेशालय है, इसका जो प्रधान है, इसका जो हेड है, वह
अभियोजन निदेशक होगा। अभियोजन निदेशक होगा जो कि राज्य में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। जो स्टेट में जो गृह विभाग है उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा, और प्रत्येक अभियोजन सहायक निदेशक अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होगा। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझना। जो अभियोजन उपनिदेशक है या अभियोजन सहायक निदेशक है, ये दोनों अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे, और जो प्रत्येक अभियोजन सहायक निदेशक है वह अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होगा। ठीक है, जो अभियोजन उपनिदेशक है और जो अभियोजन सहायक निदेशक है, तो ये तो होंगे अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ, और जो प्रत्येक अभियोजन सहायक निदेशक है, जो ये प्रत्येक जो अभियोजन सहायक निदेशक है, यह अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें नेक्स्ट है धारा 18 की उपधारा 3 या उपधारा 8 के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, और धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन जो नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक या अभियोजन उपनिदेशक, दोस्तों ये या नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अभियोजन सहायक निदेशक के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, तो इसमें वो बता रहा है जो धारा 18 है बीएनएसएस की, इसकी जो उपधारा 3 और उपधारा 8 जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, इसके अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार जो नियुक्त करती है प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक, और धारा 19 की जो उपधारा 1 के अधीन जो नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक है या अभियोजक उपनिदेशक है, ये सब किसके अभियोजन सहायक निदेशक के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें अभियोजन निदेशक की शक्तियां और कृत्य। ऐसे मामलों की कार्रवाइयों के शीघ्र निपटारे के लिए तथा अपील फाइल करने पर राय देने के लिए मॉनिटर करना होगा जिसमें अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय है। ठीक है, तो जो अभियोजन निदेशक की शक्तियां हैं और उसके कृत्य ऐसे मामलों की कार्रवाइयों के शीघ्र निपटारे के लिए तथा अपील फाइल करने पर राय देने के लिए उन्हें मॉनिटर करना होगा जिसमें अपराध जो है 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें अभियोजन उपनिदेशक की शक्तियां और कृत्य ऐसे मामलों में जिसमें अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए दंडनीय है किंतु 10 वर्ष से कम हो, उनके त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करना और समीक्षा करना तथा मॉनिटर करना होगा। ठीक है, तो जो अभियोजन उपनिदेशक है उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे मामलों में जिसमें जो अपराध है वो 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए दंडनीय है किंतु 10 वर्ष से कम हो, उनके जो त्वरित निपटान यानी उनके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करेगा, उसे एग्जामिन करेगा, उसकी समीक्षा करेगा और उसे मॉनिटर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें अभियोजन सहायक निदेशक के कृत्य ऐसे मामलों का मॉनिटर करना होगा जिसमें कोई अपराध 7 वर्ष से कम के लिए दंडनीय है। तो जो अभियोजन सहायक निदेशक है उसके कृत्य ऐसे मामलों का मॉनिटर करना होगा, मतलब वो ऐसे मामलों को मॉनिटर करेगा जिसमें कोई अपराध जो है 7 वर्ष से कम के लिए दंडनीय है। ठीक है, नेक्स्ट है उपधारा 7, उपधारा 8 और उपधारा 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अभियोजन का निदेशक, उपनिदेशक या सहायक निदेशक को इस संहिता के अधीन सभी कार्रवाइयों के लिए समव्यवहार करने की शक्ति होगी और उसके लिए दायी होंगे। ठीक है, तो जो इसमें उपधारा 7 है, उपधारा 8 है, उपधारा 9 है, उसमें जो अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जो अभियोजन का निदेशक है, जो उपनिदेशक है या जो सहायक निदेशक है, इसको इस संहिता यानी बीएनएसएस के अधीन सभी कार्रवाइयों के लिए समव्यवहार करने की जो है शक्ति होगी और उसके लिए वह दायी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अभियोजन निदेशक, अभियोजन उपनिदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक की अन्य शक्तियां या कृत्य और वह क्षेत्र
जिसके लिए प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक नियुक्त किया गया है वह होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। ठीक है, तो अभियोजन निदेशक, अभियोजन उपनिदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक की जो अन्य शक्तियां हैं और कृत्य हैं और वह क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, वह होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई करे उसको। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें इस धारा के उपबंध लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करते समय राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। तो इसमें बोला गया है इस धारा के उपबंध में, जो ये धारा 20 हमने पढ़ी है, इस धारा के उपबंध लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करते समय राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, जो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है, यानी राज्य का महाधिवक्ता है, उस पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये थे BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 2, जिसमें आज हमने अध्याय 2 की धारा 13 से और धारा 20 तक इसको पढ़ा है और ये अध्याय 2 इसका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।